देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान, एक भेड़िया रहता है। मास्टर चिल्ला मत। तू मोहब्बत में मिटा जरूर है, मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा। तू बहुत ऊंचा फलसफा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे शख्स जिन्होंने मुफलिसी और जलालत की जिंदगी से उठकर सिनेमा की दुनिया में इतना नाम कमाया कि सबके लिए एक मिसाल बन गए। लानत है, न पेट में दाना है, न लोटे में पानी है, न बंडल में बीड़ी है, न माचिस में तीली है। अरे ये कौन घुसे मार मार के दरवाजा तोड़ रहा भाई है? अरे वो दरवाजा मजबूत नहीं है, शमशान की जली हुई लकड़ी का है। एक आइकॉनिक डायलॉग राइटर, एक शानदार अभिनेता और एक बेमिसाल थिएटर आर्टिस्ट। आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। जिन्होंने रुपहले पर्दे पर सुनहरे अक्षरों से अपनी कामयाबी की इबारत लिख डाली। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर से अकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। एक अफगान बॉर्न इंडियन कनाडियन फिल्म एक्टर जिन्होंने फिल्मों में कभी शातिर विलन का किरदार निभाकर सबको डराया तो कभी लोट-पोट कर देने वाली कॉमेडी से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। इसको ज्यादा पीने से हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, किडनी फ्लॉप हो जाती है, गुर्दे फ्लॉप हो जाते हैं, दुनिया की हर बीमारी हो जाती है। ज्यादा पीने के बाद सड़क पे जाके बेहोश हो जाता है, घर जाके बीवी बच्चों को मारता है, बीवी बच्चे उसको मारते हैं। विस्की दुनिया में बदनाम हो जाएगी। लोग फिर विस्की से ऐसे डरेंगे जैसे प्लेग से डरते हैं। तू क्या चाहता है, विस्की दुनिया में बदनाम हो जाए? 1980-90 के दौर में ये अपनी धारदार कलम की वजह से जहां दर्जनों दिग्गज फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गए, तो वहीं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इनके लिखे डायलॉग्स पर जान छिड़कते थे, जिन्होंने 22 फिल्मों में इनके लिखे संवादों से समा बांध दिया। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 250 से ज्यादा फिल्मों में शानदार डायलॉग लिखने वाले इस फनकार पर कुछ फिल्मों में द्व्यर्थी डायलॉग लिखने और अश्लीलता फैलाने के भी आरोप लगे। तमीज से और नरमी से बात करो कचालू। कचालू? मेरे अखबार के दफ्तर में ये खबर पहुंच चुकी है कि तूने अपनी नौकरानी का पकड़ लिया था। क्या 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 क्या? चलो हाथ कह देता हूँ। क्या आपको पता है कि 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले इस कलाकार ने अपनी किस्मत से लड़ते और गरीबी से जूझते हुए भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में लेक्चरर बन गए। अबे मुच्छड़ की औलाद, एक तो उधार देकर मेरे बेटों को बर्बाद करता है, ऊपर से ऊंचे सुर में बात करता है। अरे और तुम लोग क्या भिखारी की तरह लाइन लगा के खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा किसी को। आउट। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 4 साल की उम्र में इनके अब्बू अम्मी का तलाक हो गया और फिर इनके सौतेले पिता ने अगले लगभग 20 साल तक इनके साथ वो ज्यादती और क्रूरता दिखाई जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। पांच वक्त इन मीनारों से आती है आवाज के अल्लाह बहुत बड़ा है। तो मस्जिद की सीढ़ियों और कब्रिस्तान के सन्नाटे में अपना बचपन बिताने वाले इस शख्स ने कैसे मुफलिसी के फर्श से सफलता के अर्श तक का सफर तय किया। मेरे पास बची नहीं कौड़ी, मेरे पास बची नहीं। बताएंगे इस महान शख्सियत की जिंदगी से जुड़े और भी राजदार और दिलचस्प किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। जुर्म को अगर दौलत की हिफाजत में शराफत का जामा पहना कर रखा जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उसे फिर दुनिया का कोई इंसान, कोई सरकार, कोई कानून छू तक नहीं सकता। उसकी मिसाल हम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर, जाने माने डायलॉग राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कादर खान साहब की। इस घिनौने माहौल में, इस रिश्वत के समाज में अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है
तो अपना सीना चीर कर, अपने जमीर को कत्ल करके, अपनी रूह को मार के उसकी लाश को रिश्वत के कदमों में डालना पड़ता है, तब जाकर इंसान ये जिंदगी गुजार सकता है जो तुम गुजार रहे हो। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कादर खान की। मेरे मोहल्ले में एक नवा दादा आयला है, सारा सुबह शाम मेरे को हुल झपाट दे रहा है। मेरी गर्दन पे तलवार रख के बोलता है 50 पेटी दे, नहीं तो तेरी गर्दन काट डालूंगा। बोल। दोस्तों, 1990 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ होगा, वो कादर खान साहब के नाम से जरूर वाकिफ होगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। क्योंकि ये वो वक्त था जब कादर खान कॉमेडी का पर्याय बन चुके थे। मेरा प्रीतम है ना तेरा प्रीतम हूँ मैं, मुझको न समझो कादर खान। और इनका फिल्म में होना हंसी की गारंटी माना जाता था। होना चाहिए। फैमिली रूम बना रहे हैं। फैमिली रूम? वो क्या के लिए? अरे शादी करके बीवी लाएंगे तो आपके होटल में रखेंगे क्या? अबे मैं तेरा ढाबा गिराने के चक्कर में तू फैमिली रूम बना रहा है? अरे आपके चक्कर में उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? खासकर डेविड धवन की फिल्मों में और गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ इनकी जोड़ी ऐसी जमी कि इसने एक के बाद एक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे डाली। पता है, जब से मेरी बेटी सिंगापुर से आई है, वो तो 24 घंटे तेरे ही गुन गाती है। अरे तू उसके लिए हीरो नंबर 1 हो गया। मालूम? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोटल कंफ्यूजन है। अबे कोई कंफ्यूजन नहीं। तो वहीं नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान ने हमेशा न्याय किया और अपनी तल्खी और चालाकी से लबरेज किरदारों को भी जीवंत कर दिया। मैं वो सारी दौलत तुम्हारी बेटी के लिए इकट्ठा कर रहा था और तुमने अपनी बेटी का हाथ एक फकीर के हाथ में दे दिया। सुन बुड्ढे, अभी मौका है, अपनी बेटी का तलाक करा और उसका निकाह मेरे साथ करवा दे। इस तरह कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। और एक दौर ऐसा भी आया जब इनके बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। जिनके बिना तब फिल्में अधूरी सी लगती थी। सांप जिस तरह अपने दुम पर पैर रखने वाले को डस न ले, उससे चैन नहीं आता है, उसी तरह मैं जब तक अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर घिनौनी मौत न मारूं, मेरे मन में बदले का जहर उबलता रहता है। तो वहीं इन्होंने एक्टिंग के अलावा अपनी कलम की तेज धार से भी सैकड़ों फिल्मों में समा बांधा और हिंदी फिल्मों के सबसे मशहूर और काबिल राइटर्स में शुमार हो गए। जेल की दीवारें तो चूने, मिट्टी और पत्थर की बनी होती हैं। तुम मुझे लोहे के संदूक में बंद कर दो, ऊपर से वेल्डिंग करा दो, इतना बड़ा ताला लगा दो, अगर निकल कर न दिखा दूं। कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि कादर खान ने शायर गालिब की कई टफ गजलों का सरल अनुवाद किया और अपनी किताब के जरिए उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया। तीशे बगैर मर न सका कोहकन, कोहकन पहाड़ तोड़ने वाला, इन्हें फरहाद। तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, असद इन्हें गालिब अपने आप से कह रहे हैं। सरगश्त खुमारे रसूमो क़ुयूद था, रस्मो रिवाज की जितनी बंदिशें हैं दुनिया में मौत लाने के लिए, उन रस्मो रिवाज का बंधा हुआ एक मामूली सा इंसान था वो। तो इनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा करने से पहले चलिए जानते हैं इनके शुरुआती जीवन, इनका फैमिली बैकग्राउंड और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान खान और मां का नाम इकबाल बेगम था। ये अपने माँ बाप की चौथी संतान थे और इनसे पहले पिछले तीनों बच्चों की डेथ हो चुकी थी। बेहद छोटी उम्र में ही अपने 3 बच्चों को खो देने की वजह से कादर खान की मां के मन में डर बैठ गया था। उनको ऐसा लगता था कि उनको वो जगह सूट नहीं कर रही, उनके बच्चों को सूट नहीं कर रही, और इस तरह से उन्होंने अपने पति को इस बात के लिए मनाया कि वो उस जगह को छोड़ दें और अफगानिस्तान की धरती को छोड़कर ये हिंदुस्तान की मुंबई में आकर रहने लगे। लेकिन यहाँ पर बसना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत अच्छे इलाके में घर लेकर रह सके और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ कमाई का जरिया भी उनके पति के पास नहीं था। तो यहाँ की यानी कि तत्कालीन मुंबई की बेहद गंदी बस्ती मानी जाने वाली कमाठीपुरा इलाके में
इन लोगों ने रहना शुरू किया, एक कमरे का एक घर किराए पर लेकर। लेकिन नई जगह में काम पाना इतना आसान नहीं था। वैसे तो कादर के पिता बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और दर्जनों भाषाओं की नॉलेज रखते थे, इसलिए उन्हें एक मस्जिद में भाषा सिखाने का काम मिल गया। लेकिन इससे महीने के 5-6 रुपए ही मिला करते, जो कि परिवार का खर्च चलाने के लिए नाकाफी थे। ऐसे में पति पत्नी में रोज झगड़े होने लगे और आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। तब कादर खान लगभग 4 साल के रहे होंगे। फिर कादर खान के नाना ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा डाली और यहीं से शुरू हुई कादर खान और इनकी मां की नारकीय जिंदगी। दरअसल कादर खान का सौतेला पिता एक शराबी, जुआरी और बेहद ही घटिया आदमी था। वो अपनी पत्नी और 5 साल के सौतेले बेटे कादर खान को पीटने लगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अब गलती तो हो चुकी थी और इस शख्स से छुटकारा पाना भी इतना आसान नहीं था कादर खान की अम्मी के लिए। वो शख्स कादर पर इतना ज़्यादा जुल्म करने लगा कि इन्हें भीख तक मंगवाता और बार बार इनके अपने पिता यानी इनके बायोलॉजिकल फादर के पास मस्जिद में भेजता था, जहां की वो जॉब करते थे अलग होने के बाद, जहां वो रहते थे, और कहता था कि जाओ उनसे पैसे मांग कर ले आओ, और उसी मस्जिद के बाहर इन्हें भीख मांगने के लिए भी मजबूर करता। इस तरह गरीबी, अत्याचार और जुल्मों से माँ बेटे की जिंदगी अब पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी और वो इतना कमीना शख्स था कि बीवी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। वो कहीं से भी इनकी माँ को ढूंढ लाता और उनसे भी घर घर में काम करवा कर पैसे लेता। एक इंटरव्यू में खुद कादर साहब ने इस बात का खुलासा किया था कि वो समय इनके और इनकी माँ के लिए जहन्नुम की तरह था। अगर आज रोटी नसीब हुई तो कल का कुछ पता नहीं होता। कि अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है। जब कादर की पढ़ने लिखने की उम्र हुई तो तमाम तरह की समस्याओं का सामना करते हुए इनकी अम्मी ने पास के ही एक म्युनिसिपल स्कूल में इनका दाखिला करा दिया और इस तरह से दिन गुजरने लगे। इनके सौतेले पिता का अत्याचार अभी भी जारी था। इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए कादर खान ने एक बार सोचा कि ये जिस स्लम एरिया में रहते हैं उसके कुछ लड़के एक फैक्ट्री में काम करते हैं और इससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो क्यों ना ये भी उस फैक्ट्री में काम कर लें। और इस तरह एक दिन ये इसी तरह के पैसे कमाने की सोचकर उन लड़कों के साथ उस फैक्ट्री में काम करने जाने लगे। लेकिन इनकी माँ को इसका पता चल गया। वो गई और रास्ते से ही इन्हें बुलाकर ले आई और कहा कि अगर वास्तव में तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हें किसी तरह की मजदूरी या किसी तरह का काम नहीं करना है। जब कादर की उम्र होगी लगभग 8-9 साल की तो इनकी माँ इन्हें सजदे के लिए रोजाना मस्जिद भेजने लगी थी। पता चला कि कादर मस्जिद न जाकर कई बार पास के ही एक कब्रिस्तान में चले जाते थे और वहां बैठकर ऊपर वाले से घंटों बातें किया करते थे। ये अल्लाह को कभी अपनी मुसीबतों के बारे में बताते तो कभी रोते, कभी जोर जोर से चिल्ला के कुछ फरियाद किया करते और शायद एक दिन ऊपर वाले ने इनकी फरियाद सुन ली। हुआ ये कि रोज की तरह एक दिन कादर कब्रिस्तान में कुछ चिल्ला रहे थे, तभी इनकी आवाज वहां से गुजर रहे एक थिएटर आर्टिस्ट अशरफ खान को सुनाई दी। वो इतने छोटे बच्चे की इतनी दमदार और बेबाक बातें सुनकर भौंचक के रह गए। वो कादर के पास आए, इनके बारे में पूरी जानकारी ली और इनकी माँ से मिलकर उन्हें समझाकर इन्हें अपने एक प्ले में काम करने के लिए राजी कर लिया। कादर को 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई और इस नाटक में इन्हें एक राजकुमार के तौर पर पेश किया गया। यहीं से शुरू हुआ कादर के अभिनय जीवन का खुशनुमा सफर, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा जगत में एक सुनहरे दौर के रूप में सामने आया। इस समय बच्चे कादर खान के पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो पैरों में चप्पल पहन सकें, और जब रिहर्सल के लिए वो जाने लगे थिएटर तो वहां पर अशरफ जी को इन पर इतनी ज्यादा दया आई कि उन्होंने इनके लिए नए चप्पल और नए कपड़े भी खरीदवाए। इस तरह अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ कादर खान नाटकों में छोटे बड़े किरदार भी निभाने लगे थे और कुछ पैसे भी मिलते रहे। ये जब थोड़े बड़े हुए तो खुद भी नाटक के स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी। अब तक ये जाने माने थिएटर आर्टिस्ट प्रमोद जोशी के साथ भी कई ड्रामा लिख चुके थे और कर भी चुके थे। कादर खान कॉलेज पहुंचे। थोड़े बहुत पैसे जुटाकर इन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया और ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। सैलरी थी 300 रुपए महीना।
कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। इनका एक फेमस ड्रामा था लोकल ट्रेन, जो ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में शामिल हुआ और उससे कादर को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। साथ ही 1500 रुपए भी मिले, जो कि इनके लिए एक बड़ी रकम थी। कादर खान ने बताया था कि इसी प्ले को देखने बॉलीवुड के कई दिग्गज पहुंचे थे और यहीं से इन्हें फिल्म जवानी दीवानी में भी काम मिल गया था। इस प्ले के जज फिल्मी हस्ती नरेंद्र बेदी ने इन्हें फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर दे दिया था। 30 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मगर तुम जैसा स्टूडेंट मेरी नजरों से नहीं गुजरा। अरे तुम इंसान हो, जानवर हो, किस मिट्टी से बने हो? एक बार क्लास में कुत्ते का बच्चा लाकर छोड़ दिया और दूसरी बार दिवाली मनाने के लिए क्लास में पटाखे छोड़ दिए। इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए भी इन्हें 1500 रुपए मिले, जिससे कादर फूले नहीं समा रहे थे और इन्हें कलम की ताकत का अंदाजा हो चुका था। ये फिल्म न केवल सफल रही, बल्कि इसने कादर के लेखन में आगे के रास्ते भी खोल दिए। तुम ठीक कहते हो सनी, मेरी भी यही राय है कि फिलहाल रवि को कुछ न बताया जाए। लेकिन अंकल ठाकुर साहब मेरे बाप को आज रात को मिलना चाहते हैं। ओहो, तुम्हारा बाप बनके मैं चलता हूँ ठाकुर साहब के पास। लेकिन अंकल जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब तक इनकी गरीबी से तो थोड़ी निजात इन्हें मिली थी, लेकिन सौतेले पिता के जुल्मों से नहीं। जब ये 24 साल के थे तो एक दिन इनके सौतेले पिता ने इन्हें इस कदर पीटा और गालियां दी कि अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। आखिरकार कादर खान ने घर छोड़ दिया और एक हॉस्टल में जाकर रहने लगे। पर मां से ऐसा मोह था कि चोरी छिपे उनसे मिलने आया करते थे। एक बार ये एक नाटक कर रहे थे जो कि पहले से ही थिएटर का इनका मशहूर हो चुका प्ले था। यहाँ पर दिलीप कुमार एक अतिथि मेहमान के रूप में आमंत्रित थे। उन्होंने कहीं से कादर के थिएटर का नंबर लिया और फोन करवाया कि तुम्हारे प्ले के बारे में बहुत सुना है, आज देखने आऊंगा। तो बेबाक कादर खान ने भी बिना कुछ सोचे कह दिया कि ठीक है, प्ले शुरू होने से 20 मिनट पहले आइएगा और खत्म होने के बाद जाइएगा। दिलीप कुमार जैसे स्टार मान गए और प्ले खत्म होने के बाद कादर के अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी आने वाली फिल्में बैराग और सगीना के लिए साइन कर लिया। सगीना 2 रुपए रोज का मजदूर है, मगर वो करोड़ों की लागत से बनी हुई विदेशी कंपनी जिसमें वो काम करता है उसके नाम से डरती है। इसीलिए सगीना जैसे लोगों की हमारे संगठन में सब संगत है। अब धीरे धीरे इन्हें फिल्मों में राइटर के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया था। इनके काम से प्रभावित होकर फिल्म मेकर रवि टंडन ने इन्हें अपनी फिल्म खेल खेल में दी, जिसके डायलॉग कादर ने लिखे और इसके लिए इन्हें फिल्म रिलीज से पहले ही 20,000 रुपए दे दिए गए। आपने इसका पेपर पढ़ा है? नहीं, क्यों? इसीलिए आप इतनी लापरवाही से बैठे। जरा पढ़िए तो पता चलेगा। अबे सस्पेंस क्या मारता है, बोलना क्या बात है? आपको शायद इतना तो याद होगा कि हमारा लिखा हुआ खत पुलिस के हाथ लग चुका है। कादर खान के दिन बदल चुके थे। इसके बाद फेमस निर्देशक मनमोहन देसाई ने इनका एक तरह से टेस्ट लिया और इनके स्क्रिप्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि अपनी सोने की ब्रेसलेट उतारकर इनकी कलाई पर बांध दी और तुरंत इन्हें अपनी एक फिल्म के लिए साइन कर लिया। देसाई साहब ने इनसे पूछा कि एक फिल्म के लिए कितने पैसे लेते हो? कादर साहब बोले, पिछली फिल्म से 20,000 मिले थे, आप 25 दे दीजिए। मनमोहन देसाई ने कहा, मेरा राइटर इतना सस्ता नहीं हो सकता, और कादर खान को 1,25,000 रुपए का चेक दे दिया। कादर हैरान थे कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। ये फिल्म थी रोटी। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कैसे माँ बाप का सहारा हो। चंदे हैं, लाचार हैं, जिनका दुनिया में तेरे सिवाय और कोई नहीं है। उठा श्रावण, उठा ये बंदूक और दाग दे ये गोलियां मेरे सीने में, ताकि मैं तेरे हाथों से मुक्ति पा सकूं। कादर खान ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े स्टार के साथ डायलॉग लिखे, जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट साबित हुए। बचपन से सुनता आ रहा हूं कि भगवान है, खुदा है। कहां तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा? ये झूठ है। तुम्हारी किताबों में जो कुछ भी लिखा वो सब झूठ है। सच्चाई ये है तुम्हारे सामने। जो इनके काम को नहीं जानते उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों शराबी, कूली, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी के सभी डायलॉग्स कादर खान साहब ने ही लिखे हैं। अरे क्या छानबीन करेंगे आप, जब आपके बोर्ड का मेंबर ही हम रेलवे वालों पर हाथ उठाता है। कभी वक्त निकालकर हम गरीबों की दुनिया में भी झांक के देखिए साहब।
दर्द की जमीन पर तकलीफों के साए में पानी की जगह आंसू पीकर कैसे जीते हैं हम। तो वहीं फिल्म अग्निपथ और नसीब के स्क्रीन प्ले भी कादर खान ने ही लिखे थे। लेकिन तुम्हारा कान साला, ये साला कच्चा कांच की तरह है। बात समझते नहीं है तुम, याद नहीं रखता। पहली मुलाकात में मैं तुमको क्या बोला? मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। और फिर ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये वो फिल्में रहीं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को इतनी शोहरत दिलाई कि उनके बोले गए डायलॉग्स बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा। इसके अलावा भी कादर खान ने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के लिए डायलॉग लिखे और ये सिलसिला चलता रहा। फिरोज खान और गोविंदा जैसे बड़े नामों के लिए दर्जनों फिल्मों में डायलॉग लिखने के लिए भी कादर खान प्रसिद्ध हुए। जब भी गंगा के कान में किसी मजलूम की आवाज पहुंचती है तो गंगा की ट्रक की इंजन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो तोड़ती फोड़ती सीधे मंजिल तक पहुंच जाती है, समझे? आगे चलकर अजय देवगन की फिल्म हिम्मत वाला, गोविंदा की फिल्म कुली नंबर 1, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सुपरहिट डायलॉग्स कादर खान ने ही लिखे। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है, और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। तो वहीं कानून अपना अपना, खून भरी मांग, कर्म, सल्तनत, आमिर खान की फिल्म सरफरोश, जस्टिस चौधरी और धर्मवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग्स भी कादर खान ने ही लिखे। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं, और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। मेरे मुल्क का नहीं है? शायद नहीं है। इन फिल्मों से आप कादर खान की कलम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके एक्टिंग करियर की। तो कादर का फिल्मों में अभिनय का करियर 1973 में शुरू हुआ। दरअसल राजेश खन्ना ने इनके साथ कई ड्रामा में काम किया था और उनके कहने पर ही इनको फिल्म दाग में एक्टर के तौर पर पहली बार ब्रेक मिला। 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया जिसमें कई बड़े स्टार थे। 15 नहीं 20 लाख और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत हो जाएगी 25 लाख। और एक बार दामू के फार्म पर चरस की फसल तैयार हो जाने दो, फिर लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे। क्यों दामू? फिर 1982 में कादर खान ने अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर एक बार फिर वापसी की और ये फिल्म रही सत्ते पे सत्ता। इसके बाद अगले साल 1983 में कादर खान ने 4 फिल्मों में काम किया जिनके नाम मवाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मत वाला थी। देखो लॉरी ड्राइवर साहब, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हम सारी दुनिया की दौलत इकट्ठा करके तुम्हारे कदमों पर रखें तो भी कम है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं इसका मतलब नहीं कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ये 500 रुपए रखो, हम किसी एहसान क्यों रखें। 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और बढ़ गई, जिनमें से मुख्य फिल्में रहीं नया कदम, कैदी, मकसद, तोहफा और इनकलाब। 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल में काम किया। क्या खुशखबरी लाए हो, इसके बदले हम आधा लूटा हुआ माल और इस शहर की आधी लड़कियां तुम्हें इनाम में देते हैं। अब अपने कलेजे की आग को मैं उस इंस्पेक्टर के खून से बुझाऊंगा। 1986 में कादर खान की मुख्य फिल्में रहीं इंसाफ की आवाज, घर संसार, धर्म अधिकारी, आग और शोला। हेलो, बताता हूँ क्यों आया हूँ। कुरुक्षेत्र में तीर चलाना अर्जुन जानते थे, मगर रथ की फ्रंट सीट पे कृष्ण क्यों बैठे थे? क्यों? आइडिया देने के लिए। आज के कुरुक्षेत्र में तीर तुम चलाओगे, आइडिया मैं चलाऊंगा। साल 1987 में इनकी मुख्य फिल्में रहीं हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुदगर्ज, औलाद, जवाब हम देंगे और अपने अपने। इसका 100 टुकड़ा करके गटर में 100 अलग अलग जगह पे फेंक दो ताकि इसकी माँ भी भूल जावे कि ये साला कभी पैदा हुआ था। फिर 1988 में इनकी खास फिल्में रहीं इंतकाम, बीवी हो तो ऐसी, वक्त की आवाज, घर घर की कहानी, कसम, मुलजिम, दरिया दिल, प्यार और सोने पे सुहागा। अरे तुम्हारा गला है किसी मिल का भूंगा है, कभी थकता ही नहीं चिल्लाने से। कितना चिल्ला रहे हो, सारी दीवारें हिलने लग गई हैं। क्यों चिल्ला रही हो? साल 1989 में इनकी बड़ी फिल्में रहीं चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी और वर्दी। आप विश्वास करें कि नहीं करें, हम पिछले 1 हफ्ते से हर रात सपने में असेंबली देख रहा हूँ। बस एक बार अंदर जाने का चांस मिल जाए
सुबह मिले बनने के बाद शाम को कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ। 1990 में इन्होंने जिन खास फिल्मों में काम किया उनमें शामिल रही अपमान की आग, जवानी जिंदाबाद, घर हो तो ऐसा, किशन कन्हैया, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी आदि। काश मैं अपनी बहन के इलाज के लिए अपने आप को बेच सकता, और अफसोस मेरे को कोई खरीदेगा नहीं, इसीलिए बेच रहा हूँ। आप जो पैसा देंगे ना उसकी मैं एक एक पाई जो अपनी बहन के इलाज में लगा डालूंगा। साल 1991 में इनकी साजन, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता आदि फिल्में खास रहीं। बातें बनाकर तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकते हो, अपने बाप को नहीं। एक बात कहूं, इंसान के अगर दिल पर बोझ हो ना तो उसको कह देना चाहिए। कह देने से वो शब्द बनकर, भाव बनकर जबान की सतह से उड़ जाते हैं। साल 1992 में इन्होंने अंगार, बोल राधा बोल, सूर्यवंशी, दौलत की जंग जैसी फिल्में की। शॉर्टकट में दोस्तों का दोस्त और लॉन्ग कट में दुश्मनों का दुश्मन। शरीफों के मोहल्ले में किशन और शैतानों की बस्ती में कंस। इसीलिए लोग मुझे केके कहते हैं, केके तोपची। साल 1993 में कादर खान की प्रमुख फिल्में रहीं शतरंज, धनवान, औलाद के दुश्मन, दिल तेरा आशिक, रंग, आशिक आवारा, आंखें और दिल ही तो है। वो क्या है कि अपनी वो विजू आई थी तो जरा उसको घुमाने फिराने में लगा हुआ था। विजू? कौन विजू? विजंती माला। विजंती माला। साल 1994 में कादर खान जिन फिल्मों में एक्टिंग करते नजर आए वो थीं घर की इज्जत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आग, इनामिना डिका, आतिश, साजन का घर, अंदाज, खुददार, राजा बाबू आदि। ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम्हें इस हालत में देख के यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा, वो उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? 1995 में कादर साहब ने हलचल, कूली नंबर 1, तकदीर वाला, मैदान जंग और ये है इंडिया नाम की फिल्मों में काम किया। सब लोग सुनो रे, आज से मेरा होने वाला जमाई राजा किसी का सामान नहीं उठाएगा। तो क्या खुद उठ जाऊं क्या? ये कुली नहीं है, आज से टैक्सी चलाएगा खुद की, ये वाली चाबी ला रे। ये देख, ये तेरे टैक्सी की चाबी। 1996 में कादर खान ने साजन चले ससुराल, छोटे सरकार, रंगबाज, सपूत आदि फिल्मों में अभिनय किया। सारी जिंदगी बेईमानी और चोरियां करते करते तेरे दिमाग में बेईमानी की दीमक भर गई है, और तू बैठ उधर, बैठ और देख 2 घंटे के अंदर मेरा दामाद और मेरी बेटी कैसे पहुंचते हैं वहाँ पर। अपनी गलीज और डड्डू जैसी आंखों से तमाशा देख लेना। अब साल दर साल इनकी सभी फिल्मों का जिक्र करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इन्होंने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो चलिए आगे के सालों की कुछ बड़ी फिल्मों का जिक्र कर लेते हैं। तो इनमें कादर खान की प्रमुख फिल्में रहीं 1997 की मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना, जुदाई, हीरो नंबर 1, जुड़वा आदि। इस लड़की के साथ? हाँ, कैसी लगी? डैड मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं तुझसे तेरी राय नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुझको बता रहा हूँ कि तेरी शादी सिर्फ इसी लड़की से होगी, समझ गया? That's all. साल 1998 में नसीब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा, घरवाली बाहर वाली, आंटी नंबर 1। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती, और उसके जिम्मेदार होते आप जैसे दौलतमंद बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। जबकि साल 1999 में जानवर, हसीना मान जाएगी, सिर्फ तुम, राजा जी, आप लौट चलें। इन दोनों को हम देखते तो हमारे दिल में क्या ख्याल आता है मालूम? यही कि दोनों भाई बहन होते तो कितना अच्छा होता। तो तुमको भाई बहन के अलावा दूसरा कोई रिश्ता समझ में नहीं आता यार? और कौन सा रिश्ता हो सकता है? वो जिंदगी भर साथ निभाने का। साल 2000 में धड़कन, जोरू का गुलाम और कुंवारा इनकी प्रमुख फिल्में रहीं। तुम जा रहे हो? हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? मेरी बेटियों से कोई खता हो गई? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, कुछ भी हो गया तो मैं माफी चाहता हूँ बेटा। साल 2001 में इत्तेफाक, जबकि 2002 में जीना सिर्फ मेरे लिए, आँखियों से गोली मारे, बधाई हो बधाई आदि सामने आई। बहुत बोल चुके हो तुम, तो मेरे बेटे से बहुत ज्यादा बुलवा लिया तुमने। अरे तुम जैसे घटिया लोगों को मैं अपने घर की दहलीज पर खड़ा रहने नहीं देता। बेटी देना तो दूर की बात है। Get out! साल 2003 में फंटूस, परवाना, जबकि 2004 में मुझसे शादी करोगी और सुनो ससुर जी इनकी खास फिल्में रहीं। कब बख्शो, आज अंधा हूं तो मारते हो, कल जब दिखाई देगा ना तो तुम में से मोहल्ले में एक भी दिखाई नहीं देगा। हाँ,
इसके अलावा आगे के सालों में लकी, इंटरनेशनल हीरो, अमन के फरिश्ते आदि फिल्मों का ये हिस्सा रहे। अरे वो रंग लगाने नहीं आए थे, अरे त्योहारात मिलने जुलने का बहाना होता है। भाईजान, इन मर्दूदों का कोई भरोसा नहीं, रंग में मिलाकर कुछ लगा दिया तो। अरे रंग और होली जो है ये दोस्ती के त्योहार हैं, दुश्मनी निकालने के नहीं। साल 2017 के बाद कादर खान की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी और इन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। हालांकि आगे के सालों में इनकी इक्का दुक्का फिल्में आती रहीं। कादर खान ने कुछ सीरियल्स भी किए थे जिनमें हंसना मत, मिस्टर धनसुख हाय, पड़ोसी कौन है दोषी और 2012 में सब टीवी पर आने वाला मूवर्स एंड शेखर्स खास रहे। मैं मारूंगा तुझे। नहीं नहीं, हाथ लगाकर तो देखो, हम भिखारियों की भी यूनियन है। अबे मैंने अपने मजदूरों की यूनियन की परवाह नहीं की, तू भिखारियों की यूनियन की दौड़ तेरा पैसा दे। मैं नहीं दूंगा। अबे मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा। इन्होंने 1981 में एक फिल्म शमा प्रोड्यूस भी की थी। कादर खान ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे। आज ऐसा लगता है जैसे भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। दिल की उजड़ी हुई ज़हीन पर उसने आज खुशियों की वर्षा कर दी। कादर की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1977 में रिलीज हुई फिल्म परवरिश में मुख्य किरदार के रूप में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना थे, लेकिन इस फिल्म में विलन का रोल प्ले कर रहे कादर खान को इतनी वाहवाही मिली कि आने वाले कुछ साल तक अमिताभ को सुप्रीमो नाम से जाना गया, जो कि फिल्म के विलन यानी कादर खान का नाम रहा। वेल जेंटलमैन, इन तीनों मेहमानों को साथ ले चले या इन्हें खत्म करके इनकी लाशों को इन्हीं की मुल्क की सरहद के पास फेंक दिया जाए। बतौर कॉमेडियन कादर खान के फिल्मों का ऐसा क्रेज रहा कि 90 के दशक में लोग प्रेम कहानियों को देखने के बजाय इनकी कॉमेडी देखने थिएटर जाते थे। इन्हों क्या ला के देंगे रानी साहबा, फकीर की झोली की तरह इनकी जेब खाली है, फूटी कौड़ी नहीं इनके कने, मेरे कने बहुत है, मैं ला के दूंगा आपको। क्या दोगे? 26? 26? ऐसा नको बोलो मेरे को। खासकर गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ इनकी जोड़ी इतनी हिट रही कि आज भी टीवी पर उन फिल्मों को दिखाए जाने पर लोग उन्हें रुक कर देखते हैं और लोटपोट होते हैं। अरे कौन अंदर भिखारी मेरे घर में घुस रहा है? मेरे ताल पे मार्क आ गए ना। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। मैं हूँ आपका ताला, आधा गलवाला। गोवर्धन, तू क्या सर्कस में भर्ती हो गया क्या? लेकिन यही वो दौर रहा जब इन पर दोहरी मीनिंग वाले और अश्लील डायलॉग लिखने का भी आरोप लगा। मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, मैं आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, उसको कैसा संभालना होना वो आपको बताऊंगा। उसको क्या मालूम कानून की चिड़िया का नाम है। और सबसे बड़ी बात है, आपको उठते बैठते सोते में कानून की जरूरत पड़ती होगी। हालांकि इस पर यह बात भी सामने आई कि ऐसा लिखने के लिए इन पर फिल्म मेकर्स ने ही दबाव बनाया था जिससे दर्शक जुटाए जा सकें। चकली कैसे थी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे। क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा काम करो, 2 चकली दो तुम। कादर खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी अजरा खान नाम की महिला से हुई थी। इससे इनके 3 बेटे हुए, क्यूडस खान, शहनवाज खान और सरफराज खान। इनमें से इनके एक बेटे कनाडा में रहते हैं और ऐसी खबर भी सामने आई थी कि कादर खान को कनाडा की भी नागरिकता मिली हुई थी। वहीं सरफराज खान अपने पिता की तरह एक एक्टर बने, लेकिन बाद में फिल्मों से अलविदा कह दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कादर खान ने कहा था कि मेरे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए मैंने विलेन के रूप में हासिल अपनी दमदार पहचान को छोड़ कॉमेडी करने का फैसला किया था। पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके बाद जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। अवार्ड्स की बात करें तो कादर खान को 1982 में फिल्म मेरी आवाज सुनो के डायलॉग राइटिंग के लिए, 1993 में फिल्म अंगार के डायलॉग राइटिंग के लिए और 1991 में फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस दुनिया में खुदा भगवान सिर्फ वो है। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, उसने मुझे हैसियत दी है और मैंने उस हैसियत से तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। इन्हें साल 2004 में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। कादर खान 9 बार बेस्ट कॉमेडियन के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए, तो साथ ही साल 2013 में हिंदी फिल्म जगत में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें साहित्य शिरोमणि पुरस्कार भी दिया गया।
इनके करीबी बताते हैं कि कादर खान के लिए इनके आखिरी 15-20 साल सही नहीं रहे। ये इनके फिल्मी करियर का सबसे बुरा दौर रहा। करियर के इसी ढलते दौर में एक बार इन्हें इनके पुराने दोस्त अमिताभ बच्चन द्वारा भी जलील होना पड़ा। जो अमिताभ कभी इनके लिखे डायलॉग्स की वजह से घर घर में छा गए थे, उन्होंने कादर खान को कई फिल्मों से बाहर करवा दिया। इसके पीछे कादर खान ने वजह बताई कि एक बार कुछ लोगों के सामने सर कहकर संबोधित ना करने के चलते अमिताभ इनसे भड़क गए और इन्हें अपनी कई फिल्मों से आउट करवा दिया। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सर जी। तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी, वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। हालांकि एक लंबे ब्रेक के बाद एक कॉमेडी शो से जब इन्होंने छोटे पर्दे पर कमबैक किया तो अमिताभ ने ट्वीट करते हुए कादर खान को बधाई दी थी। वहीं कादर खान और अनुपम खेर के बीच कई बार हल्की फुल्की नोकझोंक की खबरें भी सामने आती रहीं। जब अनुपम खेर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और कादर खान का नाम उसमें शामिल नहीं था, तो इन्होंने इंडस्ट्री के भीतर चाटुकारिता के दुष्प्रभावों पर अपनी बात रखी थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनुपम खेर के खास रिश्तों का भी जिक्र किया था। खैर, जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद कादर खान को साल 2019 में भारत के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कादर खान काफी लंबे वक्त तक घुटने में दर्द की समस्या से जूझते रहे और साल 2015 में रिलीज हुई इनकी अंतिम फिल्म हो गया दिमाग का दही के प्रमोशन में इन्हें व्हील चेयर पर देखकर बहुत दुख हुआ था। साल 2015 में कादर खान अपने जोड़ों के इलाज के लिए हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में एडमिट हुए, पर फायदा नहीं हुआ तो घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए अपने बेटे के पास कनाडा चले गए, पर इनका ऑपरेशन असफल रहा, जिसके चलते ये सुप्रा न्यूक्लियर पॉल्सी नाम की बीमारी की गिरफ्त में आ गए। ये बीमारी एक प्रकार का दिमागी भ्रम है जो आपके कई बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करती है और हाथ, पैर, आंख, नाक या दिमाग पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसी वजह से कादर साहब को देखने, बोलने, सुनने और चलने में रुकावट आने लगी। तमाम इलाज होते रहे, लेकिन इसके बावजूद ये बीमारी ठीक नहीं हो सकी और 31 दिसंबर 2018 को कादर खान साहब का निधन हो गया। कनाडा के मिसिसागा स्थित ISNA मस्जिद में उनका अंतिम दर्शन कार्यक्रम रखा गया और ब्रैम्पटन के मिडो वाले कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन जिस हिंदुस्तान से उन्हें बेहिसाब मोहब्बत थी, उसकी सरजमी पर उन्हें दफन होने का सुकून मयस्सर नहीं हो सका, जिसका मलाल उन्हें भी शायद रहा होगा और उनके चाहने वालों को भी। लक्ष्मी, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि अपने बेटे का खून मैंने किया है। मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। तो इस तरह रंगमंच और भारतीय सिनेमा के एक शानदार कलाकार का सफर थम गया, एक नायाब सितारा अस्त हो गया। मर्दों ने औरतों के लिए समाज जो है ना, बिल्कुल नर्क बना दिया है। अगर इस नर्क में एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, एक औरत अगर दूसरी औरत की इज्जत नहीं रखेगी, तो ये संसार नर्क बन जाएगा। लेकिन ये अपने पीछे छोड़ गए अपने इतने खूबसूरत और बेमिसाल काम, जो सिनेमा के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में प्रदर्शित किए जाएंगे। हिम्मत हटाई मेरे सामने से। ये जब सब मेरे पास है तो मैंने इनकी कोई कदर नहीं की। जब चले गए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर से आकाश और मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। कादर खान की फिल्मों में लिखे इनके संवाद, इनकी कॉमेडी और इनके खास अंदाज को इनके चाहने वाले कभी नहीं भुला पाएंगे। इंसान की जिंदगी आईने की तरह होती है। फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है और तब तक सुधारा करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। बेटा, इस महान कलाकार को दिल से नमन। तो इसी के साथ इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कादर खान जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय इस स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए किसी और शख्सियत की कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।